प्रिय मित्रों, आज हम सभी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज 14 का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन सीधे सीधे दिए गए हैं और अधिकांश क्वेश्चंस 1857 की बगावत से संबंध रखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक निम्नलिखित में क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल और 2 तलवारें। इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, हो सकता है व्याख्याएं न जानते हो। तो आइए हम लोग करते हैं। इसका आंसर हो गया कमल और रोटी। क्लियर? अब हमको ये चीज जानना है कि ये कमल और रोटी का जो प्रतीक है, इसका निर्धारण किसने किया था? आप कहोगे कि सर गुरुदास बाबा ने किया था। अब प्रश्न आता है कि ये गुरुदास बाबा कौन है? आप कहोगे कि सर नाना साहब के शिक्षक हैं, के शिक्षक हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नाना साहब कौन है? आप कहेंगे धूधू पंथ हैं। इनका मूल नाम धूधू पंथ है और यह पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र हैं। और 1857 की जो बगावत हुई है, उस बगावत के मूल सूत्रधार भी यही है। ठीक है? और आप ये भी आप याद रखिएगा कि 1857 की बगावत के बाद ये नेपाल चले गए थे और उसके बाद इनका इतिहास विस्मृत हो जाता है। क्लियर? और अब एक बात आप और याद रखिएगा कि इस रोटी का प्रयोग एक गांव से दूसरे गांव में, एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाया गया था, ताकि लोगों को गोपनीय तरीके से या गुप्त तरीके से 1857 की बगावत की योजना के बारे में बताया जा सके। क्लियर हो गया? तो देखिए, ये चीज आप जान गए ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का स्लोगन क्या था, नारा क्या था? स्लोगन या नारा, ठीक है? जीवन के लिए जंग। ठीक है? या शांति के लिए संघर्ष या जीवन के लिए जंग। ठीक है? और अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अवध की रक्षा करते हुए मारी गई विदेशी औरतें निम्न में से कौन थीं, या निम्न में से किस देश की थी? ये क्वेश्चन है। तो हम लोग नीचे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? समय उससे किल करेगा। आइए हम लोग इसका आंसर कर दें। ठीक है? अफ्रीकन लेडी थी वो। ठीक है? अफ्रीकन लेडी थी। तो थोड़ा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली, ठीक है ना, शाह भी है उनका पूरा नाम, और इनकी जो बेगम है ये हैं बेगम हजरत महल। ठीक है? तो ये नवाब वाजिद अली शाह की बेगम है हजरत महल, और हजरत महल का जो की हवेली जो है, इसकी सुरक्षा 2 लोग करती थी। एक तो रहीमी दल करता था। ये रहीमी दल क्या है? आप कहेंगे स्त्रियों का एक ग्रुप है
जो उनकी अंगरक्षिका के रूप में काम करता था। दूसरा है अफ्रीकन महिलाएं, ठीक है, ये ठीक है हजरत महल की हवेली में रहती थी और बेगम हजरत महल की सुरक्षा करती थी और भी जो भी कार्य था सेवा इत्यादि का वो भी काम करती थी। लेकिन जब अंग्रेजी सैनिकों का या सिपाहियों का आक्रमण होता है तो ये अफ्रीकन महिलाएं जो हैं अपनी जीवित अवस्था तक बेगम तक किसी को नहीं पहुंचने देती। क्लियर? और उसमें संघर्ष करते हुए ये मारी गई थी। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। आप रहीमी दल भी जान गए, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो ये है 1857 के विद्रोह पर निर्मित नाटक, एक नाटक है, ठीक है। देखिए लिखा है कि 1857 के विद्रोह पर निर्मित, ठीक है, एक नाटक रोटी विद्रोह, ठीक है, इन्वर्टेड कामा डाल देते हैं। रोटी विद्रोह के लेखक लेखिका निम्न में कौन है, ठीक है। पहले हम लोग आंसर तो कर लें। तो आंसर हमारा हो गया सुप्रिया करुणाकरण, ठीक है। इन्हीं ने ही इस नाटक को लिखा है, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार इसका मंचन भी किया गया था। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि रानी द्रौपदी, ठीक है। ये रानी द्रौपदी कौन है? तो आप कहोगे कि सर जो रानी द्रौपदी है, ठीक है, यह धार कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, इंदौर से कोई 100-125 किलोमीटर दूर, ठीक है, मालवा में पड़ता है धार। तो यही धार की यह क्या थी? रानी थी। और 1857 की बगावत की एक गुमनाम महिला है। और आप जानते हैं कि हमारा इतिहास, ठीक है, बहुत हद तक निष्पक्ष नहीं है। हमारे इतिहास में तमाम ऐसी विभूतियां रही हैं जिन पर हम गर्व कर सकते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों ने उन्हें विस्मृत कर दिया है। जैसे बहुत थोड़े लोग होंगे जो इस सत्य से परिचित हैं कि 1857 की बगावत में, ठीक है, जो दलित महिलाएं थीं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका थी, ठीक है। तो सब मिला करके आपको हमने बता दिया कि रानी द्रौपदी धार की रानी है और 1857 की बगावत की में ये एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेंट थी, ठीक है। आप सी विकल्प दे रहा है रूडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो देखिए रूडयार्ड किपलिंग एक ऐसी शख्सियत है जिसने सबाल्टर्न हिस्ट्री की तरफ ध्यान दिया है। अभी मैंने आपसे एक सेकंड पहले कहा कि भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत सारे हस्तियां हैं जिनको गुमनाम कर दिया गया, जिन्हें भुला दिया गया, ठीक है। तो रूडयार्ड किपलिंग ऐसे ही एक उपन्यासकार हैं और इस उपन्यासकार ने, ठीक है, सिटी ऑन वॉल नाम का एक उपन्यास लिखा है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं सिटी ऑन वॉल। ऑन वॉल ये उपन्यास है रूडयार्ड किपलिंग का और ये 1857 की बगावत पर लिखा गया है। क्लियर ना? और इस किताब में क्या लिखा गया उन्होंने? तो आप कहेंगे कि सर 1857 की बगावत में जो तवाइफ हैं, तवाइफ समझ रहे ना, तवाइफ का मतलब क्या हुआ? बेश्या, ठीक है। तो इन तवाइफों की भूमिका के बारे में इन्होंने लिखा है और उन तवाइफों की एक सूची भी इन्होंने दिया है, ठीक है, जिसमें कानपुर की अजीजन बाई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, ठीक है। अब डी जो विकल्प आप देखेंगे वह है ऊधा देवी पासा। देखिए ऊधा देवी पासा ये एग्जैक्टली है कौन? देखिए 1857 की बगावत में ये बेगम हजरत महल की जो रहीमी शाखा थी ना, ठीक है, उसी की एक सिपाही हैं और मक्का पासा की पत्नी है। और यही वह जाबाज या बहादुर सूरबीर दलित महिला है जिसने लखनऊ के सिकंदरबाग में अकेले ही 32 अंग्रेजी जवानों को गन डाउन किया था, मतलब उनको पराजित किया था और उनकी हत्या कर दिया था, ठीक है।
क्लियर? तो उधा देवी पाशा के बारे में भी हमने आपको बता दिया। फिर से ध्यान दीजिएगा, मक्का पाशी की पत्नी है, दलित महिला है, इतिहास में इनको जगह नहीं मिली है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, सिकंदर बाग लखनऊ के पास पड़ता है, ठीक है। और वहीं पर इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों के साथ मुठभेड़ किया था, ठीक है ना, क्लियर। और अब चौथा देखते हैं, 1857 की विद्रोह की योजना लंदन में किसने निर्मित किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप पहले कर लीजिए, अजीमुल्ला ने किया था। अब आइए थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि ये अजीमुल्ला कौन है। तो आप कहोगे कि सर ये नाना साहब के वजीर हैं, कानपुर में नाना साहब के वजीर हैं, ठीक है। और यही शख्सियत है जिसने क्रीमिया, ये क्रीमिया का युद्ध वही युद्ध है जिससे इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। क्रीमिया के युद्ध को निकट से देखा था और विदेश में मिस्र है, टर्की है, रूस है, ठीक है, इन लोगों से, ठीक है, आर्थिक और सैनिक सहयोग चाहा था। किसमें? 1857 की बगावत के लिए, ठीक है। और अजीमुल्ला ने ही लंदन में बगावत की योजना को निर्मित किया था, ठीक है ना। तो ये भी आपने देख लिया। अली नकी कौन है? बेगम हजरत महल के वजीर हैं ये। गुरदास बाबा के बारे में भी हमने 1 मिनट पहले चर्चा की है। और ये नीचे है खान बहादुर खान, ये बरेली में, ठीक है, क्या है, 1857 के हीरो हैं, ठीक है, क्लियर। और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, क्लियर, 1857 में जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। परंतु ये जिहाद का नारा इन्होंने गलत समय पे दिया था, ठीक है। उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत तेज भड़के थे, क्लियर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है, मतलब जिसने 1857 की क्रांति में योगदान नहीं दिया है वो पूछ रहा है। तो डलहौजी की अपहरण नीति, जो वो देसी रियासतों को अपहरण कर रहे थे, जाहिर सी बात है जिसका राजा अपहरित होगा उसके राजा में असंतोष होगा, तो वो तो होगा ही है ना। सैनिकों को सूअर और गाय की चर्बी की कारतूस देना, ये तो असंतोष का कारण था ही, ठीक है। क्लियर। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, अरे भाई ये कहाँ था, ठीक है, भारतीय संगठित कब रहे, ठीक है, तो ये तो नहीं है ना, तो इसको काट दिए, यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। भारतीयों का आर्थिक शोषण, अभी हमने आपको बताया था कि भारत में, ठीक है, बड़े उद्योग क्यों नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आर्थिक शोषण भी था, बहुत हैवी टैक्सेशन था, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का कौन सा परिणाम नहीं था? भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई तो उसका क्या परिणाम दे गई, ठीक है। तो पहला तो सही ही है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है उसका शासन है ये समाप्त हुआ था। कहीं ऐसा मत कर लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉक एक्सचेंज बिल 1873 के द्वारा समाप्त होती है, ठीक है ना। तो भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था, ये तो आप समझ रहे हो। इसके साथ साथ भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, बिल्कुल किया गया था, ठीक है। दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा दी गई थी, वो तो देंगे ही देंगे भाई, ठीक है। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि अगर यहाँ पर ये दे देता कि सिखों और गोरखों को सम्मानित किया गया था तब तो सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि सिख और गोरखे दोनों ही 1857 के बगावत में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर, फिर से ध्यान से सुनिएगा, सिख और गोरखा, ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था, यही गलत है। सातवां आइए, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय प्रतीकात्मक नेता के रूप में विद्यमान थे, परंतु निम्नलिखित में किसके हाथों में सेना की वास्तविक बागडोर थी या शासन था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए थोड़ा इसको सही करना है हमें और आपको, ठीक है।
कुछ कमियां हो जाती हैं अगर टाइपिंग में, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वक्त खान, ठीक है, ये बरेली से हैं और यही वास्तविक शासन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह की बात करनी नहीं है, जुमला हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, खान बहादुर खान बता दिया है। 8वां आते हैं, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शासन के नियंत्रण का अधिकार निम्नलिखित में किसे दिया गया था? ठीक है, ब्रिटिश वाइसराय, देखिए अधिकार दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी शासन के नियंत्रण का अधिकार निम्नलिखित में किसे दिया गया था? मतलब शासन के नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो समाप्त कर दिया गया था भाई इसी के दौरान। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, नहीं, देखिए जो ब्रिटेन है वहां पर क्या होता है, वहां पर राजा जो होता है वो ऑल इन ऑल होता है। ठीक है, मतलब उसी के नाम पे शासन किया जाता है, वो अलग की बात है कि वो नाम मात्र की सकता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे कि सर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, तो आप कहेंगे कैसे सर? तो ये देखिए, आप पढ़िए। ठीक है, 1858 के एक्ट के द्वारा एक पद बनाया गया था ना, वाइस, ये है रॉय। रॉय का मतलब क्या होता है? रॉयल। रॉयल क्या होता है? राजा। वाइस का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि या उप। ठीक है, मतलब राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था कौन? वाइसराय। इसी के प्रतिनिधि के रूप में यह काम करता था। ठीक है ना, क्लियर? तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आई। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे वाइसराय के नाम पर शासन, अरे सॉरी, क्राउन के नाम पर शासन करता है। 9वां देखिए आप, 1857 के विद्रोह के पतन के अनेक कारण थे, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? मतलब 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हुआ था। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है कि असफल क्यों हुआ। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देखिए, आप तो यहाँ पर पहला चीज क्या लिखा हुआ? पहला चीज लिखा है संगठन का भाव। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाव, उसमें संगठन तो था ही, संगठन का भाव तो था ही, संगठन कहाँ था? ठीक है, और अनुशासन था क्या? नहीं था सर। ठीक है, जनता ने समर्थन किया था क्या? नहीं 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 किया था। क्या लोगों के उद्देश्य में एकता थी? नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मीबाई को, ठीक है, क्या चाहिए था? केवल झांसी चाहिए था। नाना साहब को क्या चाहिए था? अपनी पेंशन चाहिए था। कुंवर सिंह को क्या चाहिए था? ठीक है, जगदीशपुर रियासत का प्रबंध चाहिए था। सबका अपना हित था। बेगम हजरत महल को अवध की सत्ता चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उनके उद्देश्य अलग अलग हैं। और जनता ने समर्थन किया? नहीं, जनता क्यों समर्थन करेगी भाई? जनता तो ये मान के चल रही थी कि ये जो राजा है ये तो उसके भी चूसक है ना। ठीक है, तो वो जनता का समर्थन तो था ही नहीं। जनता ने तो ये माना था कि भाई ये राजाओं का संघर्ष है। ठीक है, उसमें जनता तो थी ही नहीं। ठीक है, नेतृत्व का विकेंद्रित होना तो वो तो था ही, ये तो था ही भाई। ठीक है, नेतृत्व में कोई एकता ही नहीं थी, कोई यूनिटी ही नहीं थी। ठीक है, हथियारों का इस्तेमाल, तो देखिए यहाँ आप कर दीजिएगा, इसके पहले हथियारों के इस्तेमाल के पहले थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो माना आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन गलत चीज है तो गलत चीज है, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है, परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल। ठीक है, यस, तो ये भी सही है भाई, परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो अंग्रेज क्या कर रहे थे? ठीक है, अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में वो कहाँ से सफल होंगे भारतीय लोग? ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या आंसर हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, ये हुआ ना। अब मिला लीजिएगा। 9वां आइए, 10वां आइए। देखिए 10वां जो क्वेश्चन है उसमें 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, देखिए एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ सेना के अधिकारी दिए गए हैं, मतलब सेनापति दिए गए हैं, बड़े अधिकारी दिए गए हैं, वो जरूरी नहीं कि सेनापति ही हो। ठीक है, तो ये दिखा जा रहा है कि जो स्थान है ये बगावत के स्थान है। तो कह रहा है कि इन जो बगावत के स्थान है, यहाँ पर बगावत का दमन किसने किया है? कूट में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका हम मिलान कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए जो दिल्ली है, तो दिल्ली में बगावत हुई ना, मेरठ के बाद दिल्ली में ही तो बगावत होती है भाई। तो वहां बगावत का दमन कौन करता है? जॉन निकलसन करते हैं। कानपुर में कौन करता है? हैवलॉक करते हैं। ठीक है। लखनऊ में कौन करता है? आप कहेंगे कि सर कैम्पबेल करते हैं। झांसी में कौन करता है? सर यूरोज करते हैं। ठीक है। इलाहाबाद में कौन करता है? जनरल नील करते हैं। ठीक है। तो अब ये मिल जाएगा, ठीक है ना, बड़े आसानी से। ये क्या हो जा रहा है? दिल्ली का 4 हो रहा है, मतलब ए का 4, कानपुर बी का 3 हो रहा है, लखनऊ सी का 1 हो रहा है, झांसी और ये डी का 2 हो रहा है, और इलाहाबाद 5 हो रहा है। ठीक है। अब ये मिल जाएगा। ठीक है। मेरे शायद समझ से शायद ये नीचे वाला होना चाहिए, 4 3, हाँ यही है। ठीक है। लगा देते हैं निशान। ठीक है। आगे चलिए 11th 1857 के विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखो तात्या टोपे, ठीक है, एक मराठी था। ठीक है ना, मराठी नौजवान था। और इसका वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे इसकी उपाधि है। यह उपाधि किसने दिया था? आप कहोगे कि सर पेशवा बाजी राव सेकंड ने दिया है। ठीक है, या अंतिम पेशवा ने दिया था। क्लियर हो गया? तो आगे चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसे लगा देते हैं। ठीक है। तात्या टोपे उसकी उपाधि है, और यह उपाधि किसने दिया था? तो हमने बताया कि बाजीराव सेकंड ने दिया था। और ये तात्या टोपे को किसने गिरफ्तार करवाया था? सिंधिया घराने ने गिरफ्तार कराया था। ठीक है। आगे चलते हैं 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ था? विप्लव मतलब विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो ठीक बाद, देखिए कह रहा है कि ठीक बाद। क्लियर? अब यहां पर देखिए जो विकल्प दिया है ठीक पहले भी दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक बाद दिया है, तो आप दोनों क्वेश्चन कर लो। ठीक है। तो ठीक बाद में कौन सा होगा विद्रोह? ठीक है। तो आप कहोगे कि सर नील विद्रोह होगा। नील विद्रोह होता है, कब होता है? देखो 59 में होता है। ठीक है, 59 में होता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये ठीक बाद ना होता, ठीक पहले होता, तब आप क्या करते? तब आप संथाल विद्रोह पर लगा देते, ये वाला लग जाता। ठीक है। संथाल विद्रोह कब होता है? 1856 में होता है। क्यों होता है? संथाल परगने की मांग को लेकर होता है। ठीक है ना? क्लियर? तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन कर दिया, एक ठीक बाद और एक ठीक पहले। क्लियर? मान लो कि संथाल न दिया हो, विकल्प में न दिया हो, तब आप क्या करोगे? तो आप कहते ना कि सर 1856 में ही एक और विद्रोह होता है, और वह होता है उड़ीसा में, और वह उसका नाम क्या है? सवार विद्रोह है। ठीक है। और अब 13 देखो यहां पर 2 सूचियां दी गई हैं। एक में स्थान दिया गया है और कुछ संज्ञाएं भी दी गई हैं। ऐसा नहीं कि सभी स्थानीय है, जातियां भी हैं। और मतलब विद्रोह दिया गया है और दूसरे में स्थान दिया गया है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो जैसे देखो मोपला विद्रोह है। ठीक है। पहले तो इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ठीक है। तो आप कहोगे कि मोपला विद्रोह सर केरल में होता है यहां मिलाते हैं। ठीक है, केरल में होता है। पौना विद्रोह कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर, ठीक है, ये बंगाल में होता है, पौना में होता है। एका आंदोलन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चौथा अवध में होता है। बिरसा मुंडा कहाँ होता है? तो आप कहोगे कि सर ये बिहार में होता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ये जो मोपला लोग हैं, ये मोपला लोग कौन है? ये मोपला लोग कौन है? आप कहेंगे कि सर अरब से आए हुए मजदूर हैं। अरब से आए हुए मजदूर हैं। ये मजदूरी कहाँ करते थे? आप कहेंगे चाय बागानों में या कॉफी के
चाय और कॉफी के बागानों में काम करते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आई? ठीक है, तो आप कह देंगे कि देखिए जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, ये हिंदू जमींदार और साहूकार ये मोपलाओं के मतलब संपत्ति पर तो कम, लेकिन इनकी इज्जत पर ज्यादा अटैक करते थे, स्त्रियों इत्यादि पर ये ज्यादा कार्य करते थे। मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि भाई बर्दाश्त करने की सीमा होती है। तो 1921 में, ठीक है, अली मुसलियार के नेतृत्व में, ठीक है, बगावत हो गई थी। और इस बगावत को समर्थन किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, शौकत अली ने भी दिया था, और अबुल कलाम आजाद ने भी दिया था। क्लियर? और अब पौना विद्रोह आप देखते हो कि पौना विद्रोह कब होता है, तो आप कहोगे कि सर 1872 में भी लिख सकते हो, आप 73 भी लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ हुआ है? पौना में हुआ है। ठीक है ना, तो खुद ही मुल्ला, ठीक है, इसका नेता है। ठीक है, और ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जमींदारों के विरोध में है ये। एक आंदोलन कब होता है? तो जिस समय दक्षिण में मोपला विद्रोह चल रहा होता है, उसी समय अवध में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के क्षेत्रों में यह एका आंदोलन होता है। और ठीक है, और एका आंदोलन का नेता कौन है? आप कहेंगे कि सर मदारी पाशा है। ठीक है, एग्जैक्टली यह यादवों द्वारा सपोर्टेड एक आंदोलन है। ठीक है ना, क्लियर? और इसमें क्या हुआ था? ठीक है, इसी में नाई धोबी, इसी को ही, एक आंदोलन को ही नाई धोबी विप्लव भी कहा जाता है। ठीक है, अब बिरसा मुंडा विद्रोह, वो तो आप जान ही रहे हो, 1899 में होता है। कहाँ होता है? रांची में होता है। ठीक है ना, और इसका नेता कौन है? तो आपको हम इसके पहले ही बता चुके हैं, वैसे बिरसा मुंडा होता है। ठीक है, और बिरसा मुंडा ने या मुंडो ने ये विरोध क्यों किया था? आप कहेंगे खुटकंटी प्रथा। खुटकंटी प्रथा मैंने आपको बता रखा है, सामूहिक खेती। खुटकंटी प्रथा पर जब जमींदारों ने रोक लगाने की कोशिश किया, साहूकारों ने रोक लगाने की कोशिश किया, तब उन्होंने ये किया था। बिरसा मुंडा ने खुद को कहा था कि मैं अवतरित पुरुष हूं और सिंह बोगा, एक कोई देवता है वहां के स्थानीय। ठीक है, तो सिंह बोगा का मैं क्या हूं? अवतार हूं। ठीक है, लेकिन ये गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में, ठीक है, यह मर गया था। 1900 में ही यह गिरफ्तार हुआ था और थोड़े दिन बाद ये मर गया था। ठीक है, अब इसका आंसर तो आप कर ही लोगे सब। अब आगे चलो। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के, ठीक है, ये संपादक हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको बता रखा था कि इसी हिंदू पैट्रियट के जो पत्रकार हैं कृष्णदास पाल, उन्हें क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र की किताब क्या है? नील दर्पण है। ठीक है ना, नील दर्पण है। नील दर्पण भी इसी पर लिखी गई है। ठीक है, किस पर? नील आंदोलन पर, 1859 के नील आंदोलन पर लिखी गई है। ठीक है ना, लेकिन यह मैगजीन है, वह पत्र है। ठीक है, और इसी पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश भी लिखा गया था। किस पर? नील आंदोलन पर, जो 1859 में हो रहा है। ठीक है, क्लियर? दिगंबर विष्णु और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये तो इसके नेता हैं। ठीक है, आगे चलिए। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? अभी तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अभी अभी हमने पूरा इसकी व्याख्या कर दी थी, तो यहाँ व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बड़ा नाम छिपा हुआ है, आपको वो बता देते हैं। ये देखिए, ये तिलका माझी लिखा हुआ है ना, तो ये तिलका माझी कौन है? देखिए, मैंने आपसे इसके पहले भी कहा, ठीक है, कि जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, वह निष्पक्ष नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को भुला दिया गया है। अब तिलका माझी क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये बिहार की एक जनजाति है संथाल। ठीक है,
क्लियर। तो तिलका माझी एक संथाली था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि बहुत पहले, अगर रियल में पूछा जाए तो तिलका माझी ही हमारे पहले आधुनिक भारत के पहले शहीद होने चाहिए, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि तिलका माझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तिलका माझी को? तो आप कहेंगे तिलका माझी को जबरा पहाड़िया, इसका रियल नाम यही है, जबरा पहाड़िया इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। और ये भी आप याद रखना कि 1785 में, ठीक है, इनको अंग्रेजों ने, ठीक है, बरगद के पेड़ में बांध करके और हत्या कर दिया था, ठीक है। लेकिन आज हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है, बिहार की भागलपुर यूनिवर्सिटी, उसका नाम आज क्या है? तिलका माझी विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? जमींदार थे। वो क्यों भाग लेंगे? बताइए आप। उनका तो हित अंग्रेजों को बनाए रखने में ही था ना, ठीक है। तो वो तो भाग लेंगे नहीं। धनी लोग भाग लेंगे? क्यों भाग लेंगे? ठीक है भाई, उनका हित तो मारा नहीं जा रहा था अंग्रेजों के। निर्धन वर्ग लेगा भाई? जो भूख से प्यास है वो अपनी भूख से मुक्ति की बात करेगा ना, उसको क्या मतलब है कौन हो नृप हमें कहानी है, ठीक है। वो तो इसमें विश्वास करेगा ना, को हो नृप हमें कहानी, ठीक है। उसकी तो सबसे बड़ी आजादी किसमें थी? 2 वक्त की भूख, और उस भूख को समाप्त करना ही उसके लाचारी में है, ठीक है। तो वो क्यों करेगा ऐसा? करेगा क्यों नहीं, लेकिन ये वो करने की स्थिति में नहीं है भाई, ठीक है। तो याद रखना केवल यही नहीं, 1857 की ही बातें नहीं है, ठीक है। कहीं भी जाओगे तो आप याद रखना सदैव असंतोष, समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी क्रांतियां होती हैं, ठीक है, उसमें शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका होती है, ठीक है। क्लियर। तो यही शिक्षित मध्यम वर्ग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और आप 17 राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने सबसे कम भाग लिया था? तो अभी तो हमने समझा था आपको, इसी के पहले वाले क्वेश्चन में समझा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है कि ताकि आप क्या पिछले क्वेश्चन को समझ गए थे, ठीक है। तो पूंजीपतियों ने किया, नहीं करेंगे वो, उनसे क्या मतलब है, ठीक है। जमींदार और व्यापारी करेंगे, नहीं, कोई मतलब नहीं उनसे, ठीक है। क्लियर। रियासतों के शासकों ने भाग लिया, नहीं, क्यों करेंगे वो। सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे नहीं साहब वो भी क्यों करेंगे, सब तो मस्त हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि लेकिन, ठीक है, जिसने बिल्कुल ही भाग नहीं लिया, बहुत रेयर एंड रेयर में भाग लिया है, वह आपको लगाना है निशान, ठीक है। तो आप कहेंगे सर वो है प्रिंसली स्टेट, जो राजकुमार हैं, ठीक है, ये नहीं लेंगे। जमींदारों ने भी असंतोष उत्पन्न हुआ, उन्होंने किया है। पूंजीपतियों ने भी यदा कदा किया है, ठीक है। व्यापारियों ने भी किया है, ठीक है। नहीं, डायरेक्ट नहीं किया तो सहयोग तो किया है, ठीक है। और आप अगली बात करो, 18वां सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहले बच्चों इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। फर्स्ट आंसर है इसका। अब आओ जरा हम बात करते हैं। ये बताओ आप, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, ठीक है। क्या आप सहमत हैं? तो आप एक चीज बताओ, समाज सुधार में क्या हुआ? वर्णवाद का विरोध किया गया, छूत अछूत का विरोध किया गया, स्त्रियों के बारे में सोचा गया कि नहीं, वहीं उनके बाल विवाह
को रोकने की कोशिश की गई, विधवाओं को इन्होंने राइट से दिया, ठीक है, सती होने पर उन्होंने रोक लगाई, सब कुप्रथाओं को बताया उन्होंने, ठीक है। और अब हमको आप एक चीज बताओ, सोचो जरा, जब आप ब्राह्मण कहते हो अपने आप को, तो आप इंसानियत के साथ न्याय नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप फिर आपका अपना एक ग्रुप हो गया, आपका अपना ही ग्रुप हो गया ना। और अगर आपका अपना ग्रुप हुआ तो इसका मतलब आप शेष से अलग हो रहे हो, शेष से अलग हो रहे हो, ठीक है ना। जब एक को आप नीचा दिखाते हो और अपने आप को ऊंचा दिखाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने इंसानियत को बांटा ना, तो फिर एकता कहाँ रही? और अगर एकता नहीं है तो राष्ट्रीयता कहाँ है भाई? ठीक है। तो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम एक पिता की एक संतान है। ये सब ये विभाजन क्यों है भाई? ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब जब हमारे अंदर एक सामान्य इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है तो उसी को तो राष्ट्र कहते हैं ना। अब धार्मिक आंदोलन क्या है? देखो, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ठीक है। देखो, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, अच्छा लगता है कि भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन अगर मैं आपसे कह जाऊं, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं विचार, आप माने या ना माने ये तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, तो इसका मतलब मैं हिंदू से अलग अपनी पहचान रखता हूं या नहीं रखता हूं। जब मैं हिंदू कहता हूं तो मेरी पहचान मुसलमान से अलग हो जाती है। मतलब इसका मतलब हमारा अपना एक ग्रुप हो गया, उनका अपना एक ग्रुप हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह हमारी सोच ही, धर्म की यह सोच ही, ठीक है, हमें क्या करती है? विभाजित कर देती है। लेकिन हमारे धार्मिक आंदोलन ने हमको क्या बताया? ठीक है, नहीं, चाहे राम कहो या अल्लाह, ठीक है, या यीशु, ठीक है सभी एक अदृश्य सत्ताएं, ठीक है, और सभी मूलतः एक है, ठीक है। मतलब देवत्व एकता के लिए संघर्ष किया है हमारे समस्त आंदोलनकारियों ने, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनकारियों ने, ठीक है। और अगर ये चीजें आई तो इसका मतलब नफरत समाप्त होगी, ठीक है। और जब नफरत समाप्त होगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ठीक है, हमारे सामान्य हित एक हो जाएंगे। और जब सामान्य हित, जिसे जनरल विल हम कहते हैं, जैसे ही वो एक होंगे, उसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, राष्ट्रवाद का बीज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन राष्ट्रवाद का बीज आएगा, और राष्ट्रवाद का बीज हमारे यहाँ कब बोया गया? बहुत बाद में बोया गया, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के मध्य में बोया गया। मतलब आप कह सकते हो 1850 के बाद बोया गया, ठीक है। अभी भी वो वृक्ष बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप समझ गए ना, ठीक है। हमने आपको हर चीज समझा दिया है, प्रैक्टिकल में आके समझा दिया है, ठीक है। आडंबर और धर्म की चादर, ठीक है, जब भी आप फैलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो मानवता बटेगी, इंसानियत तड़पेगा। और जब मानवता और इंसानियत दोनों ही कराहेगा तो कभी भी राष्ट्रीयता नहीं रहेगी, राष्ट्र का भी खंडन होगा ही होगा। यह इतिहास है, और इतिहास के पन्नों को कभी कोई झुठला नहीं सका है, ठीक है। तो आगे चलो, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखो, पहली चीज वहाबी के बारे में आप याद रखो, ठीक है। तो वहाबी आंदोलन के फादर कौन है, जनक कौन है यार? ठीक है, तो देखो, ये तो अरबियन कॉन्सेप्ट है, अरब से आया है, लेकिन अब वो वहां चीजें हमको नहीं करनी है, सब चीजें बस इतनी सी बात करनी है कि इसके जो जनक है शाह वलीउल्लाह है, ठीक है। और हम आपको एक ही बताना चाहते हैं, वहाबी के बारे में हम आपके माइंड में एक चीज डाल देते हैं। देखो, ये लिखा है कुरान, देखो ये लिखा है कुरान, लिखा है ना। अब ये जो कुरान है, ये क्या है? एक पवित्र किताब है, मुसलमानों की एक पवित्र किताब है। और ये जो वहाबी है वो इसी कुरान के चारों ओर घूमता है, ठीक है। मतलब कुरान में जो लिखा है
उसी के इर्द गिर्द में ही वो चलना चाहता है, ठीक है। उसे केवल दीन से मतलब है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब वह केवल मुसलमानों की बात करता है, ठीक है, मुसलमानों की बात करता है उसे, ठीक है। इंसान से मतलब नहीं है, उसे केवल मुसलमान से मतलब है। इसलिए वो जिहाद का नारा देता है, धर्मयुद्ध का नारा देता है, और वो क्या कहता है कि हिंदुस्तान जो है ये दारुल हर्ब है, हर्ब है मतलब काफिरों का देश है, आइए हम इसे दारुल इस्लाम में बदल दें, दारुल इस्लाम में बदल दें, मतलब मुसलमानों के देश में बदल दें, ठीक है। और इसके लिए हम युद्ध करें, ठीक है, धर्म युद्ध करें, ठीक है। और जो हम मरेंगे वो जन्नत में जाएंगे। पता नहीं वो जन्नत में गए या नहीं गए, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये है कि जो मरे, ठीक है, इसमें जिहाद में या इस प्रकार से जो भी टेररिस्ट मरते हैं, आज भी आप देख रहे हैं मुसलमानों की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ठीक है, ये दुनिया बोलती है, ठीक है। इस्लामिक बम से जो मानवता है वह काफी खतरे में है, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, वो धर्म का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। धर्म समय के साथ बदलता है, वही धर्म है जो समय के साथ बदल जाए, इंसान की आवश्यकता के अनुसार बदल दिया जाए, ठीक है, वही धर्म है। हम उसी में लिपटे रहें, उसी में सिमटे रहें, ठीक है, ये धर्म नहीं है, ठीक है। और आपको ताजुब होगा कि आप जिस मुसलमान की बात करते हैं वह कुरान में कहीं है ही नहीं, ठीक है। वह उल्लेख केवल किसका है, आप कुरान जो जैसी पवित्र किताब जो है वह इंसान की बात करती है, ठीक है। वह कभी भी नफरत की बात नहीं करती है, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि मैं उतना न जानता हूं और न मेरा जानने का मतलब है, न मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। इसको जानने के कोई मतलब नहीं है, हम इतिहास के आदमी हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये एक चीज समझ लिया कि जो वहाबी आंदोलन है ना, वह क्या चाहता है, ठीक है, मुसलमानों का देश स्थापित करना चाहता है, जहां पर मुसलमान होंगे और मुसलमान ही उन पर शासन करेंगे, ठीक है। यही सोच है वहाबियों की, ठीक है। मतलब आप एक शब्द में कह सकते हो कि यह एकदम, ठीक है, चरमपंथी है, ठीक है। और जहां चरम आ जाए ना, जहां चरम आ जाए वहां ये समझ लें कि पक्का उल्लू है, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, ये पूछ रहा है कि इसका केंद्र क्या है, यार कुछ मत करो। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका केंद्र कहाँ है ना, तो देखो तुम ऐसे कर लो, ठीक है, एक उत्तर पश्चिम दिखा लो, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में लिख देना सिथाना, ठीक है। देखो याद रखना, सिथाना। और अगर तुमसे पूछा जाए कि पूर्वी भारत में क्या है, तो आप कहोगे कि सर पूर्वी भारत में पटना है। तो भी इसमें देखो कहाँ सिथाना कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो क्या दिया है, पटना दिया है ना, तो पटना ही तो लगाओगे, तो लगा लो निशाना पटना, ठीक है, ये लगा दिया। चलो अब आखिरी आ जाओ, 20वां, भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का क्या कारण है, भारत में उग्रवादी आंदोलन के विकास का क्या कारण था, या जो हमारे लिबरलिस्ट थे, उदारवादी नेता थे, ये क्या मानते थे, अंग्रेजों को न्यायाधीश मानते थे ना, पिता मानते थे ना, उनके द्वारा दिया जाने वाला दंड क्या मानते थे, पिता पुत्र का दंड मानते थे ना, हमेशा भिक्षावृत्ति की बात करते थे। तो ये जो भिक्षावृत्ति है की जो बातें हैं, ये जो नौजवान कांग्रेसी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। याचना की जो प्रवृत्ति है वो उनको एक्सेप्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर उग्रवादी चिंतन आएगा, ठीक है। विदेशों में भारतीयों को अपमानित किया जा रहा था, जी हाँ, अपमानित तो किया जाता था। होटलों के बाहर आपने क्या लिखा था, ठीक है, इंडियंस एंड डॉग्स आर प्रोहिबिटेड हियर, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो होटल ताज आप देख रहे हैं इंडिया की, उसको टाटा ने बनवाया था, और उस पर क्या लिखवाया उन्होंने, ठीक है, ब्रिटिश और बिल्लियों का प्रवेश वर्जित है। क्यों, ये सब बातें चल रही थी, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में आपको ये बात समझ में आ गई ना, बंगाल विभाजन तो था ही यार, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है, बंगाल विभाजन ने क्या संदेश दिया कि अंग्रेज हमारे हम में और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में क्या करना चाहते हैं, ये जो हमारा बंधुत्व है, हमारा जो भाईचारा है, ये भाईचारे को समाप्त करके एक नफरत को बोना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आप तो कर ही लोगे अब उपरोक्त सभी, ठीक है, क्लियर। और आज हमारी बातें
यहीं समाप्त होती है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और कल तक के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। आप अच्छा करते रहें, यशस्वी बनते रहें। ठीक है, तो थैंक यू मित्रों, नमस्ते।